कहते हैं लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रैलियों में भीड़ खूब उमड़ रही है और नेताओं के गले में फूल मालाएं लदी हुई हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस उत्सव के पीछे एक मातम पसरा हुआ है, जिसकी चीखें सरकारी फाइलों के नीचे बिल्कुल दब सी गई हैं। जिस वोटर लिस्ट को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, उसे अपडेट करने के नाम पर इंसानों के जानों की बलि दी जा रही है। सोचिए, एक तरफ देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ जमीन पर एक मास्टर जी, एक लेखपाल, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि उनसे एक दिन में 100 फॉर्म नहीं भरे जा पा रहे हैं। आज बात उस सिस्टम की जिसे लोग खूनी सिस्टम भी कह रहे हैं। नाम दिया गया है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में यह किसी हाई प्रोफाइल मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लग रहा है और यकीन मानिए, जमीनी हकीकत भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि यहाँ कोई दुश्मन देश की सेना नहीं है, बल्कि अपनी ही सरकार के अधिकारी अपने ही कर्मचारियों की कनपटी पर टारगेट का बंदूक रखकर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से लेकर केरल के तटों तक, पश्चिम बंगाल की गलियों से लेकर तमिलनाडु के गांव तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने की कीमत किसी की जान हो सकती है? BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें चुनाव आयोग अपना जमीनी योद्धा कहता है, वो आज खुद अपनी ही महकमे के खिलाफ सड़क पर क्यों है? क्यों नौबत यहां तक आ गई कि लोग जहर खाने को मजबूर हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक लगभग 20 BLO अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है विपिन यादव की, ये कहानी है सुधीर की, जिसका सेहरा सजने से पहले ही उसकी अर्थी उठ गई। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा। तारीख 25 नवंबर सुबह का वक्त, जब जैतपुर माझा विपिन यादव नाम का एक BLO जो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, वो सीधा पहुंच गया अस्पताल। विपिन ने जहर खा लिया। उसने सिस्टम का जो कड़वा सच उगला, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विपिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों के सामने भी आया हो या नहीं आया तो आगे आ जाएगा। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? ये SDM BDO लेखपाल और सबका यही दबाव था। उसने कहा कि SDM BDO और लेखपाल ने उस पर इतना मानसिक दबाव बना दिया, उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे मौत जो है नौकरी से ज्यादा आसान लगने लगी। विपिन की पत्नी सीमा यादव चीख चीख कर कह रही हैं कि उनके पति को काम के बोझ ने मार डाला। लेकिन प्रशासनिक का रवैया देखिए। गोंडा की DM साहिबा कहती हैं कि विपिन पर काम का कोई दबाव नहीं था, ये तो उनका घरेलू विवाद था। उन्हें कैसे पता कि घर में घरेलू विवाद था? वाह, गजब का संवेदनशीलता है। एक इंसान अपने सुसाइड नोट की वीडियो में अधिकारियों का नाम ले रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, घर में झगड़ा हुआ होगा। क्या वो अंतर्यामी है या वहां पे उन्होंने अपना कोई कैमरा फिट कर रखा था? एक BLO कम हो गया, क्या फर्क पड़ता है? लाइन में 10 और खड़े हुए हैं। अगर विपिन की कहानी आपको विचलित करती है तो फतेहपुर की सुधीर की कहानी आपको अंदर से तोड़ देगी, झकझोर देगी। सोचिए, 25 साल का नौजवान, सरकारी नौकरी, लेखपाल था वो, माँ बाप का ख्वाब था, माँ बाप का सपना था। 26 नवंबर को सुधीर की शादी थी। जी हाँ, आज ही के दिन उसकी शादी थी। घर में शहनाइयां बजने वाली थी, मेहमान आ चुके थे, हल्दी मेहंदी की रस्में चल रही थी। कायदे से सुधीर को घोड़े चढ़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, उसे शेरवानी की फिटिंग चेक करनी चाहिए थी, जैसा कि अमूमन जो दूल्हे, जब जिसकी शादी होती है, दूल्हा हो या दुल्हन हो, अमूमन कपड़े की फिटिंग होती है, घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, उसकी उन सब चीजों की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसे टेंशन थी SIR के टारगेट की। सुधीर के परिजनों का आरोप सुनिए, कलेजा आपका मुंह को आ जाएगा।
रहे हैं कानून को, हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के, ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए। उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। सुधीर ने अपनी शादी के लिए छुट्टी की अर्जी दी थी। एक सरकारी कर्मचारी अपनी शादी के लिए छुट्टी मांग रहा है, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है ना? लेकिन आरोप है कि उसे छुट्टी मिली ही नहीं। हद तो तब हो गई जब शादी के ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर को यानी कल कानून गो साहब सुधीर के घर आ धमके। घर में शादी का माहौल था, मेहमान सब दरवाजे पर इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी और साहब दरवाजे पर खड़े होकर हड़का रहे थे। अधिकारी ने कहा कि तुम छुट्टी लेकर बैठे हो, चलो काम पर लगो या किसी और को पैसे देकर काम करवाओ। मतलब हद हो गई। सुनिए जरा सा कि अगर तुम नहीं काम कर सकते हो तो तुम किसी और को लगवाओ, उसका चार्ज तुम, उसका पैसा उसको दो, लेकिन काम करो और साथ में सारा काम करवाने के बाद सारा डाटा भी जमा करो। सोचिए उसकी मानसिक स्थिति को। सुधीर ने दरवाजा बंद किया और फिर वो दरवाजा कभी खुला ही नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बिस्तर पर सुधीर की लाश पड़ी हुई थी। बहन रो रो कर पूछ रही है कि मेरे भाई की गलती क्या थी? क्या गलती थी कि उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी? क्या यही गलती थी कि उसने अपनी शादी के लिए छुट्टी मांग ली? प्रशासन अब सुधीर के घर जाकर समझा रहा है, लिपा पोती कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उनकी लिपाई पोताई से क्या मंडप में वो खुशियां वापस लौट पाएंगी जो मातम में बदल चुकी है? तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, सुधीर सोए हुए थे तो कानून वो साहब गेट पे आए, उन्होंने कहा भाई तुम छुट्टी लेके यहाँ बैठो, काम लगा दो। तो लड़का कोई है जगरू, उसको पैसे दे दो 1000 रुपए, वो काम करे और तो जमाबंदी है जो जमा करो और जल्दी आओ, मेरा फोन पर नहीं उठा रहे। उसके बाद हम लोग काम पे लग गए, वो चले गए। हमसे बोले बता देना, तो हमने कहा हम चलो ठीक है हम बता देंगे, वो चले गए। ये अंदर से सुनते रहे, इन्होंने कुंडी बंद कर ली तो हमने सोचा सो रहे होंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर नहीं उठे, मेरा फोन बजा तो हमको यार फोन बजा, देखो खोलो गेट खोलो, नहीं खोले तो खिड़की से भाभी ने जाके देखा तो बिस्तर में ये मिले नहीं। तो हम लोग दरवाजा खटखटाए, हम सोचे इधर सो गए होंगे, फिर नहीं जगह तो हमसे फिर आ नहीं गया, तो हम फिर बहुत देर खटखटाते रहे, बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये SIR भला क्या है? ये कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसे तोड़ने के लिए दशरथ माझी की जरूरत पड़ गई है? SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में कहे तो वोटर लिस्ट की साफ सफाई, या उससे भी आसान भाषा में अगर कहा जाए तो फेर बदल करके अपने वोटरों का नाम उसमें इन्वॉल्व करना, लिखना पढ़ना। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे चला है कि वो SIR जो है तो इस वजह से करवाया जा रहा है ताकि उन लोगों का नाम हटाया जा सके जो कि वोट नहीं देते हैं उनको उसमें गड़बड़ी के लिए। फिलहाल इन सब से मतलब नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। किसी का नाम 2 जगह है, कोई मर गया है लेकिन उसका नाम लिस्ट में जिंदा है, किसी का फोटो नहीं है। तो तय हुआ है कि अब एक एक घर जाकर सर्वे होगा। मतलब पूरे देश को किसी दूसरे काम में लगा के इतना वो परेशान कर दो, इतना वो प्रेशराइज कर दो कि वो जो है आत्महत्या होकर खुद ही सुसाइड कर ले। बिहार चुनाव से पहले वहां ये प्रयोग हुआ था, वहां जिम्मेदारी वोटर्स की थी कि वो आगे आकर अपना नाम जुड़वाएं। लेकिन फेज 2 में जो अभी 4 नवंबर से शुरू हुआ है और जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं, इसमें पूरा बोझ BLO के कंधों पर डाल दिया गया है। तारीखें नोट कर लीजिए। 4 नवंबर को शुरू हुआ, 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म जमा करने हैं। अब बताइए, मतलब 1 महीने में इतने सारे, एक जिले की कितनी आबादी होगी? आदमी दिमाग से एकदम परेशान हो जाएगा। और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट देनी है, यानी सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया और काम इतना कि जिनका चिराग भी घबरा जाए। एक BLO को रोज का टारगेट दिया गया कि 100 फॉर्म भरना है। जी हाँ, 100 फॉर्म प्रतिदिन।
अब जरा गणित लगाते हैं। जमीन पर काम कर रहे लोग, जैसे तमिलनाडु की 54 साल की मंगलम बताती हैं कि एक आदमी को समझाने और फॉर्म भरने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। अगर एक बीएलओ दिन में 100 फॉर्म भरेगा और एक फॉर्म में 20 मिनट लगेगा तो कुल मिलाकर उसे 2000 मिनट चाहिए। आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए, घंटे में बदले तो करीब 33 घंटे। 8 घंटे की तो ड्यूटी होती है और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। यानी अगर बीएलओ खाना ना खाए, सोए नहीं, पलक न झपकाए और मंगल ग्रह से 2-4 घंटे एक्स्ट्रा उधार भी मांग ले, तब भी ये टारगेट पूरा करना नहीं हो सकता। कि टारगेट देने वाले ऐसे एसी कमरों में बैठे बाबू हैं जिन्हें लगता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के नंबर टाइप करना है और गांव की पगडंडिया पर चलकर लोगों को समझाकर डेटा इकट्ठा करना एक ही बात है। ऐसा नहीं होता जनाब। और सुनिए, ये बीएलओ कोई फुल टाइम चुनाव कर्मी नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं या ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये लेखपाल है। इनसे कहा जाता है कि सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, मिड डे मील का हिसाब रखो और फिर स्कूल के बाद घर घर जाकर 100 फॉर्म भी भरो। सोचिए आदमी कैसे कर सकता है भाई। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जलालत झेलनी पड़ेगी। मतलब सारी चीजें इन्हीं लोगों को है। सस्पेंशन की धमकी मिलेगी, वेतन रोकने का आदेश भी आएगा और अगर आप यूपी के नोएडा में हैं तो एफआईआर भी हो सकती है। जी हाँ, नोएडा में लापरवाही के आरोप में 60 बीएलओ के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। शायद सुना होगा आप लोगों ने। बहराइच में 2 को सस्पेंड किया गया है। मतलब इनाम तो छोड़िए, काम ना होने पर आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा अपराधी जैसे लगता है कहीं किसी का खून करके भागा हो। इतना तो आजकल लोग बलात्कारी या खूनी को जेल से निकाल के फूल माला से स्वागत किया जाता है, लेकिन इन बेचारों का, इनको तो लगता है कि उन्होंने उससे भी बड़ा कोई अपराध किया हो। इस पूरे खेल में सबसे बुरी हालत महिला बीएलओ की है। हमारा समाज और सिस्टम दोनों ही एक अजीबोगरीब दृष्टि दोष के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं के पास कोई जादू की छड़ी है जो सुबह उठकर घर का खाना भी बना ले, बच्चों को स्कूल भी भेजे, पति का टिफिन भी पैक करे और फिर अपनी नौकरी पर जाए, चाहे स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र। वहां बच्चों का वजन तोलो, रजिस्टर मेंटेन करो और फिर जब शरीर जवाब दे जाए तो थैला टांग कर गाँव गाँव निकल लो एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। तमिलनाडु के झरोड़ की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, संडे हो या मंडे, रोज बस टारगेट का डंडा है। अगर इंटरनेट नहीं चला, सर्वर डाउन हो गया तो रात भर जागकर डेटा अपलोड करो, क्योंकि साहब को सुबह रिपोर्ट चाहिए। ग्रेटर नोएडा की सुमन बताती हैं कि जब वो लोग के घर जाती हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि फॉर्म में भरना क्या है। उन्हें लगता है कि कुछ गलत भर दिया है, वो नाम ही कट जाएगा, तो वो खाली फॉर्म थमा देते हैं कि अब बीएलओ महोदय सड़क किनारे बैठकर खुद ही फॉर्म भर लीजिए। अब बेचारे बीएलओ भरते भी हैं। ये डेटा की शुद्धता नहीं, ये डेटा की खाना पूर्ति है और इस खाना पूर्ति के चक्कर में इंसानी जिंदगियां पिस रही हैं। और साहब, डिजिटल इंडिया का हाल तो पूछिए ही मत। दूर दराज गांव में नेटवर्क आता नहीं और सारा काम ऑनलाइन पेपर पर होना है। ऐप ऐसा कि बस 10 बार खोलो तो 9 बार क्रैश होता है। गुजरात के शिक्षक संघ ने तो साफ कह दिया कि हम इस ऑनलाइन काम का बहिष्कार करेंगे। वहां शिक्षकों को वैसे ही कमी है, बच्चों की पढ़ाई का बंटाधार हो रहा है। भाई बीएलओ जब जल्दी जल्दी भागेगा फॉर्म भरने के लिए तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? अब इस वक्त जनवरी फरवरी में बच्चों के एग्जाम भी हैं। बच्चों की पढ़ाई का पूरी तरह से बंटाधार हो रहा है, लेकिन सरकार को बच्चों के भविष्य की नहीं बल्कि उनको अपने आंकड़ों की चिंता की, ग्राफ की चिंता है। सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हर जगह यही खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सरकारी कर्मचारियों की पूरी फौज जमा हो गई। ये वो लोग हैं जो आमतौर पर सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, ये वो लोग हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं।
अगर ये सड़क पर उतरे हैं तो समझिए पानी सर से ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है। अब जाहिर है जब आग लगी है तो सियासी रोटियां भी खूब सेकेंगी। विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि ये अमानवीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज ने प्रताड़ना का और अशांति के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने भी सुधीर की बहन का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दो निर्दोषों की जान से क्यों खेल रहे हैं। 14 दिसंबर को कांग्रेस ने इसके खिलाफ बड़ी रैली की भी प्लान की है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल नियत का है। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि उनके कर्मचारी मर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग जो दुनिया भर में अपनी निष्पक्षता और प्रबंधन का डंका पीट रही है, उसे ये दिखाई नहीं दे रहा? सारी दुनिया देख रही है इंटरनेट पे, क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं कि उनके ये सारी चीजें करने से उनके जमीनी सिपाही आत्महत्या कर रहे हैं? सुधीर की बहन का वो सवाल मेरे कानों में गूंज रहा है, मेरे भाई की क्या गलती थी? शायद उसकी गलती ये थी कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गया जो संवेदनाओं से खाली हो चुका था, जहां फाइलें पूरी करना इंसान के जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है, जहां शादी के मंडप से ज्यादा अहमियत वोटर लिस्ट के डेटाबेस की है। आज हम और आप घरों में सुरक्षित है, लेकिन याद रखिए लोकतंत्र की ये इमारत जिन ईंटों पर टिकी है वो ईंटें अब दरक रही हैं। अगर बीएलओ भी नहीं बचेगा, अगर सिस्टम का सबसे छोटा कर्मचारी ही घुट घुट कर मरेगा, तो कैसा लोकतंत्र और कैसा चुनाव? दिल्ली की हवा तो जहरीली है ही, जिसकी बात हम अक्सर करते ही हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों का यह माहौल उससे भी ज्यादा जहरीला हो चुका है। वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि एयर कंडीशनर कमरों में बैठे नीति निर्माता सुधीर की बहन और विपिन की पत्नी के आंसुओं को सिर्फ पानी नहीं समझेंगे। ये सैलाब है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये भरोसे की हर दीवार को बहा ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं। आप देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।